हेलो दोस्तों, मैं आपकी अपनी दोस्त और होस्ट अमनदीप कौर आपके साथ जुड़ चुकी हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो इस चैनल पे हमने शुरू की थी पॉलिटी की सीरीज, जिसमें हम पढ़ रहे थे भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। तो हमने जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ा था कि बक्सर की लड़ाई हुई थी, उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई जिसमें बंगाल के ऊपर अंग्रेज़ों का शासन हो गया। अब यहाँ से जो है भारत पर अंग्रेज़ों का शासन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो भारत पर अंग्रेज़ों के शासन को दो भागों में बांटा जाता है। जैसे फर्स्ट हो गया ब्रिटिश शासन, जिसको बांटा जाता है दो भागों में। फर्स्ट है 1773 से लेके 1857 तक, फिर 1857 से लेके 1947 तक। तो दो भागों में इसलिए बांटा जाता है क्योंकि जो 1773 से लेके 1857 तक हम भारत पर ब्रिटिश शासन देखते हैं, उसमें कंपनी का शासन जो है वो मेन रहता है। उसके बाद जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो सीधा शासन करना शुरू कर देती है। तो आज हम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी थी, वो घाटे में जा रही थी, लेकिन जो उसके कर्मचारी थे, व्यापारी थे, उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। तो वहाँ के जो ब्रिटिश के और दूसरे मतलब व्यापारी थे या दूसरे कर्मचारी थे, उन्होंने जो है ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि आप जो है इस कंपनी को थोड़ा रेगुलेट करो। तो इसलिए ब्रिटिश संसद ने क्या किया, पहला कानून बनाया जो कि 1773 में बना था, जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये जो है एक्ट लागू कर दिया। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 है वो भारत के संविधान में फर्स्ट ऐसा दस्तावेज था जिसको जो भारत के संविधान का आधार बना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ चेंज हुआ। ब्रिटिश सरकार ने भारत में जो कंपनी शासन कर रही थी उसके ऊपर रेगुलेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए इसको लागू किया। तो चलिए देखते हैं कि इसके प्रावधान क्या क्या थे। तो पहला तो प्रावधान इसमें ये था कि जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर बन गया बंगाल का गवर्नर जनरल। अब क्या बन गया, गवर्नर जनरल, मतलब उसका जो पदनाम था वो चेंज कर दिया है। अब ये यहाँ ध्यान रखने की बात है कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो कौन था और भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर जो बंगाल का गवर्नर जनरल है फर्स्ट, वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। तो आप नोट कर लें इसको, वॉरेन हेस्टिंग्स, ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बन गया। अब इसकी सहायता के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का निर्माण भी किया गया, मतलब कार्यकारी परिषद हिंदी में इसको बोलेंगे, इसका निर्माण किया जिसमें 4 मेंबर्स थे। अब ये क्यों बनाई, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जो गवर्नर बनता था उसके पास ही सारी पावर थी। अब 4 मेंबर और जोड़ दिए गए कि इनके बहुमत पर ही आप कोई फैसला ले सकते हैं। जैसे 4 मेंबर्स हैं और 5वां जो है वो गवर्नर जनरल है। अब 5 में से अगर कोई भी फैसला लेना है, कोई कानून बनाना है या किसी के साथ संधि करनी है या युद्ध करना है, कुछ भी, तो इन जो 5 मेंबर थे इनमें से 3 मेंबर की सहमति होना जरूरी थी। इसको बोलते हैं बहुमत। कि अगर 3 जो मेंबर हैं वो किसी बात के लिए सहमत नहीं होते तो वो जो कानून है वो नहीं बनता। तो यहाँ पर क्या है, गवर्नर जनरल पर भी थोड़ी पाबंदी लगा दी ताकि वो कुछ ऐसा काम खुद से ना करेगी, खुद सारी पावर अपने पास जो है वो रख ले। तो फर्स्ट प्रावधान क्या हुआ कि एक तो हो गया कि भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया,
और दूसरा हुआ कि उसकी सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद बना दी जिसमें थे 4 मेंबर। तीसरा काम क्या हुआ कि जो फोर्ट विलियम हमने पढ़ा था, जॉब चॉर्नोक ने जो बनाया था फोर्ट विलियम, उसमें एक 4 मेंबर्स की 4 मेंबर्स की उच्चतम न्यायालय का गठन कर दिया। ये जो सुप्रीम कोर्ट बनी है ये सिर्फ बंगाल के लिए थी, भारत के लिए नहीं थी, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये जो 4 मेंबर्स की बनी है अभी सिर्फ बंगाल ही जो है ब्रिटिश के अंडर आया है अच्छी तरह से, बाकी भारत अभी जो है ब्रिटिशों के अंडर अभी नहीं है। तो इसलिए जहाँ पर उन्होंने कब्जा कर लिया उस इलाके के लिए उन्होंने क्या किया है, 4 मेंबर्स की एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी, जिसका हेड था एलिजा इम्फे, सर एलिजा इम्फे। ये इस जो है सुप्रीम कोर्ट के हेड थे। तो इसका निर्माण कब हुआ, 1773 के एक्ट में तो प्रावधान कर दिया कि हाँ हम जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है वो करेंगे, पर इसका निर्माण हुआ 1774 में, मतलब 1 साल बाद। ये हमारा हो गया 4th काम। फिर क्या हुआ, जैसे हमने देखा था कि कंपनी जो है वो घाटे में जा रही थी, तो अब इन्होंने क्या कर दिया कि जो भी व्यापारी हैं या जो कंपनी के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो निजी व्यापार नहीं करेंगे, मतलब निजी व्यापार पर इन्होंने रोक लगा दी। जैसे क्लाइव पर जो है वो लगा था इल्ज़ाम, तो उसने सुसाइड कर लिया था इसी कारण ही, निजी व्यापार के कारण ही, क्योंकि उस पर इल्ज़ाम लगा था कि तुमने भारत में इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी कमा ली है और तुम भी भ्रष्ट, और जो तुम्हारे नीचे बंदे काम करते थे वो भी सारे भ्रष्ट थे, तो भ्रष्टाचार का आरोप जो उस पर लगा था। तो निजी व्यापार जो है वो ख़त्म कर दिया, निजी व्यापार ख़त्म कर दिया, और जो नागरिक और सैन्य जो भी कार्य करेंगे, मतलब जो भी कोई कानून बनाना है, जहाँ जो कि सैनिक कार्रवाई कोई करनी है, किसी के खिलाफ युद्ध करना है, किसी राज्य के खिलाफ, तो वो जो सारे कानून मतलब जो भी फैसले होंगे वो ब्रिटिश सरकार को पहले बताया जाएगा, फिर उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। तो ऐसे क्या हो गया कि ब्रिटिश कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस पर कंट्रोल हो गया सरकार का। तो यहाँ से केंद्रीकरण की शुरुआत होना स्टार्ट हो जाती है। केंद्रीकरण का मतलब क्या है कि जैसे बंगाल के गवर्नर जनरल के पास जो है वो पावर आना स्टार्ट हो गई है, मतलब सारे कार्य वो खुद करेगा। दूसरे एक थे बम्बई और मद्रास राज्य भी था उस टाइम, जिस पे अंग्रेज़ों का कब्जा चल रहा था। तो इसके जो गवर्नर थे उनसे जो कानून बनाने की शक्ति छीन ली गई कि ये जो राज्य हैं इनके लिए भी कानून कौन बनाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो केंद्रीयकरण की शुरुआत होगी, मतलब एक सत्ता बना दी ऊपर कि वही सारे फैसले करेगा, किसकी मदद से, जो 4 मेंबर्स की उसकी कार्यकारी परिषद जो है वो बनी है। तो ये सारे प्रावधान किससे किए गए हैं, 1773 से। 1773 के एक्ट का मेन मतलब भी यही था, मेन उसको लाने का जो उनका पर्पस था वो यही था कि जो ब्रिटिश कंपनी इतना यहाँ पर व्यापार कर रही है, इतना यहाँ से फ़ायदा ले रही है, और जो इसके कर्मचारी हैं वो भ्रष्ट होते जा रहे हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक्ट लाया था जिसको बोलते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो चलिए आगे फिर हम कल इससे आगे पढ़ेंगे 1781 का और 1784 का जो एक्ट है। तो ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा करके कवर करते रहेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, कुछ सीखने को मिलता है, तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय।